आज हम लाओ त्सु के ताओ ते चिंग पर थोड़ी नजर डाल रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत गहरे और कह सकते हैं सूक्ष्म दर्शन की बात करता है। और ये ताओ नाम की एक अदृश्य हर जगह मौजूद शक्ति पर केंद्रित है। पर सोचने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत ही इस विचार से क्यों होती है कि ताओ को नाम दिया ही नहीं जा सकता। ये बात मतलब थोड़ा चौंकाती है। अगर ये अस्तित्व के पीछे की असल शक्ति है तो इसे समझने की कोशिश में नाम देना पहला कदम नहीं होना चाहिए भला। बिल्कुल। और यही यही इस ग्रंथ की खूबसूरती है। ये हमें ना शुरुआत में ही हमारे बने बनाए विचारों को चुनौती देने के लिए कहता है। वो पहली पंक्ति, जिस ताओ के बारे में बताया जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है। हाँ हाँ। जिस नाम को बताया जा सके वह शाश्वत नाम नहीं है। ये सीधे तौर पे ये कहती हैं कि देखो, भाषा की अपनी सीमाएं हैं। तो मतलब जैसे ही हम ताओ ये शब्द बोलते हैं, हम असल शाश्वत ताओ की बात नहीं कर रहे होते। हाँ, एक तरह से हाँ। देखिए, भाषा और नाम ये दुनिया की जो प्रगट चीजें हैं ना, उनके लिए बने हैं, जिन्हें हम 10,000 चीजें कहते हैं। मतलब दुनिया की अनगिनत दिखने वाली वस्तुएं, अनुभव, ये भाषा भेद करने के लिए है, चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए। अच्छा। लेकिन ताओ, वो तो इन सभी भेदों का स्रोत है। वो इन सबको एक करने वाली पृष्ठभूमि है। वो यूनिटी है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए सृष्टि से पहले की जो परम शांति होती है, या वो असीम आकाश जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। आप उसे कैसे नाम देंगे जो हर नाम के पार है? ये दिलचस्प है। जैसे आपने आकाश कहा, या मान लीजिए बहता हुआ पानी। हम उसे पानी कहते हैं, लेकिन उसका वो लगातार बदलते रहना, उसकी जो शक्ति है, उसका हर आकार ले लेना, क्या ये शब्द पानी उस पूरे अनुभव को, उस असलियत को समेट पाता है? शायद नहीं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। शब्द सिर्फ एक लेबल है, एक इशारा है बस। वो उस चीज का जो सार है या जो उसका असली अनुभव है, उसे पकड़ नहीं सकता। तो ताओ को परिभाषित करने का, उसको डिफाइन करने का कोई भी प्रयास जो है, वो उसे सीमित कर देगा, छोटा बना देगा। अच्छा। वो भाषा और हमारी जो ये बौद्धिक समझ है, इंटेलेक्ट, उसके दायरे से परे हैं। हाँ। वो अनुभव करने की चीज है, डिफाइन करने की नहीं। जैसे आप आकाश की विशालता को बस महसूस करते हैं, उसे किसी एक नाम में बांध नहीं सकते ना। तो ये कहने जैसा है कि ताओ वो एक तरह की अदृश्य मौजूदगी है जिससे सब कुछ उभरता है। जैसे जैसे खामोशी से आवाज निकलती है, और उसे नाम देना उस खामोशी पर एक लेबल लगाने जैसा होगा जो उसकी असल प्रकृति को शायद छुपा देगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही बात है। ये वो मौलिक प्राकृतिक नियम है, वो सहज प्रवाह है जिससे सब कुछ बनता है, रहता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। इसे शब्दों में बांधने की कोशिश करना, उसकी जो असीमित प्रकृति है उसको सीमित करना है। ये हमें सिखाता है कि जो परम सत्य है उसको पकड़ने के लिए बुद्धि से ज्यादा शायद अनुभव पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी है। तो ताओ ते चिंग की ये जो पहली शुरुआती सीख है, ये हमें एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सिखाती है। मतलब ये स्वीकार करना कि सब कुछ हमारी समझ या हमारी भाषा की पकड़ में नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल। और ये हमें दुनिया को सिर्फ देखने और उसको बांटने के बजाय उसे उसकी समग्रता में, उसकी गहराई में अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक तरह का निमंत्रण है उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने का जो हमेशा मौजूद है, भले ही हम उसे कोई नाम ना दे सकें। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सबसे बुनियादी सच्चाई, सबसे मौलिक सत्य को नाम नहीं दिया जा सकता, तो हम रोजमर्रा की उन चीजों को समझने के लिए शब्दों पर कितना टिके रह सकते हैं जिन्हें हम इतनी आसानी से नाम दे देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शब्द दुनिया को जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा छुपाते भी हों? इस पर विचार किया जा सकता है। लाओ त्सु की ताओ ते चिंग में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि भाई, खूबसूरती का एहसास वो तभी होता है जब बदसूरती हो। हाँ बिल्कुल। और जैसे ऊंचाई का मतलब तभी है जब नीचाई मौजूद हो। सही। तो ये विपरीत चीजें असल में एक तरह से एक दूसरे को बनाती हैं। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। ताओ ते चिंग के कुछ अध्यायों, शायद 11 से 20 के आसपास से। हाँ, ये द्वंद्व, ये जो विपरीतता है, इसका तालमेल कैसे बैठता है। बिल्कुल। मतलब ये देखना कि ये ताकतें टकराती नहीं है, बल्कि एक बड़े सामंजस्यपूर्ण सिस्टम का हिस्सा है। और संतुलन के लिए जरूरी क्यों है? सही। तो चलिए अध्याय 11 से शुरू करते हैं। कुछ नहीं की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ नॉन बीइंग। हाँ, ये बहुत गहरा है। जैसे वो पहिए का उदाहरण है। पहिया घूमता है, लेकिन किस वजह से? उसके बीच के खालीपन की वजह से। सही। या जैसे बर्तन है,
उसकी उपयोगिता उसके अंदर की खाली जगह से है। और घर, दीवारें तो ठीक हैं, पर रहने लायक तो उसे अंदर की खाली जगह ही बना दी है ना? है। ये कमाल का विरोधाभास है कि कुछ नहीं ही असल में कुछ को मायने दे रहा है, जी उसे उपयोगी बना रहा है। हाँ, और ये दिखाता है द्वंद्व, मतलब मूर्त चीजें, टीलियां, मिट्टी, दीवारें, और दूसरी तरफ अमूर्त, वो खाली जगह। हमारी दुनिया तो देखिए, सब भाग रहे हैं ठोस चीजों के पीछे। हाँ। पर ताओ कहता है कि ये खालीपन, ये शून्यता कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये संभावना है, ग्रहणशीलता है, पोटेंशियल, रिसेप्टिविटी। जी जैसे संगीत में जो ठहराव होता है वो सुरों को उभारता है, वाह, वैसे ही ये खालीपन चीजों को उनका असली मकसद, उनका उद्देश्य देता है। समझ गया। तो ये खालीपन एक तरह की संभावना हुई, बिल्कुल। लेकिन अध्याय 12 में एक चेतावनी भी है ना? हाँ, बाहरी चीजों की अधिकता को लेकर, हाँ, कि बहुत ज्यादा रंग आंखों को अंधा कर देते हैं और बहुत ज्यादा संगीत कानों को बहरा। आज के जमाने से ये कितना मिलता है। सोशल मीडिया, चीजें खरीदने की होड़ की जो उत्तेजना है, जिसे आंख कहा गया है, और जो अंदरूनी सार है, हमारी बुनियादी जरूरतें, जिसे पेट कहा गया है। आंख बनाम पेट। हाँ, लाओ त्सु कहते हैं कि जो संत है, जो समझदार है, वो क्षणिक बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागता, वो अंदरूनी पोषण पर ध्यान देता है। तो मतलब आज के दौर में ये सोचना जरूरी है कि कहीं हम लगातार आंख को खुश करने में पेट को भूखा तो नहीं रख रहे? बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। और जब ये अंदरूनी संतुलन बिगड़ता है तो फिर क्या होता है? अध्याय 18 में शायद इसका जिक्र है। हाँ, महान ताओ का पतन, डिके ऑफ द ग्रेट ताओ। उसमें कहा गया है कि जब सहज प्राकृतिक रास्ता, वो महान ताओ, जब खो जाता है, तभी हमें बड़े बड़े नामों वाले गुणों की जरूरत पड़ती है, जैसे परोपकार, धार्मिकता। एकदम सही। जैसे जब परिवार में प्यार अपने आप नहीं होता, तब पितृभक्ति का नियम बताना पड़ता है। अच्छा। या जब देश में स्वाभाविक ईमानदारी नहीं रहती, तब वफादार देशभक्तों की तारीफ करनी पड़ती है। ये जो नाम वाले गुण है ना, ये असल में उस असली सहज सामंजस्य के खो जाने के लक्षण है। परछाइयां। हाँ, बिल्कुल, परछाइयां मात्र। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बाहरी लेबल, ये नाम हमें सच्ची सहज अच्छाई से और दूर ले जाते हैं? सोचने वाली बात है। तो हम फिर से वहीं आगे जहां से शुरू किया था, अध्याय 2 वाली बात, कि अस्तित्व और अनस्तित्व, मुश्किल और आसान। हाँ, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर ताओवादी सोच, वो पश्चिमी दर्शन के अच्छाई बनाम बुराई वाले संघर्ष से अलग है। कैसे? ताओवाद में विपरीतताएं दुश्मन नहीं, बल्कि एक लौकिक नृत्य, एक कॉस्मिक डांस में साथी हैं। अच्छा। इसका सबसे बढ़िया प्रतीक तो वो ये न्यांग है, ताइजीतू। हाँ, वो सफेद और काले वाला गोल निशान। सही। यिन जो निष्क्रिय है, अंधकारमय, ग्रहणशील, जैसे शून्यता, स्थिरता, और यांग जो सक्रिय है, प्रकाशमान, मुखर, जैसे मूर्त रूप, क्रिया। पर सबसे जरूरी बात क्या है? उन दोनों के अंदर मौजूद वो छोटे बिंदु। हाँ, काले हिस्से में सफेद बिंदु और सफेद में काला। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कुछ भी पूरी तरह एक तरफा नहीं है। हर चीज में अपने विपरीत का बीज है। ये दोनों अविभाज्य हैं, मिलकर ही पूरी सच्चाई बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में सिर्फ सुख के पीछे भागना और दुख से बचना, ये तो बेकार की कोशिश हुई। हाँ, क्योंकि ये दोनों साथ ही चलते हैं। इस द्वंद्व को स्वीकार करना, यही कुंजी है। एक्सेप्टेंस। हाँ, पर यह स्वीकृति हार मानना नहीं है। ये यथार्थ के साथ, वास्तविकता के साथ समझदारी से कदम मिलाना है। अच्छा। जब हम इस नृत्य को समझ लेते हैं तो चिंता कम हो जाती है। हम असफलता को सफलता का हिस्सा मान पाते हैं, नुकसान को आगे बढ़ने की जगह की तरह देख पाते हैं। ये संतुलन को स्वीकार करना है एक तरह से। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए। अगर हम जानबूझकर जीवन के उन पहलुओं का विरोध करना कम कर दें जिन्हें हम नकारात्मक मानते हैं, जैसे कठिनाई या वो खालीपन जिसकी हमने बात की, हाँ, अगर हम उनका विरोध कम करें, उन्हें स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में, हमारे नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है? क्या वाकई शून्यता या कठिनाई को अपनाने से, जैसा लाओ त्सु कहते हैं, ज्यादा गहरा संतुलन मिल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज हम लाओ त्सु की ताओ ते चिंग में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और एक बहुत दिलचस्प विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वू वेई। सुनने में आता है बिना प्रयास के कर्म या फिर सहज कर्म, पर सवाल ये कि भाई बिना जोर लगाए ताकत कैसे आ सकती है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है।
वो वे का मतलब देखिए आलस या कुछ न करना तो बिल्कुल नहीं है। इसका असली सार है कि हम ब्रह्मांड के कुदरती बहाव के साथ, जैसे ताओ कहते हैं, उसके साथ पूरी तरह से मतलब तालमेल बिठाकर काम करें। तालमेल मतलब अपनी मर्जी थोपने की बजाय चीजों को होने देना। हाँ, कुछ वैसा ही। जबरदस्ती धक्का देने के बजाय वो जो प्राकृतिक लय है उसे समझना और उसके साथ बहना। अध्याय 21 कहता भी है कि ताओ पकड़ में नहीं आता, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हर चीज का स्रोत तो वही है। अच्छा, तो वू वे उस स्रोत से जुड़ना हुआ एक तरह से। बिल्कुल, और इसी से वो शक्ति आती है जिसकी आप बात कर रहे थे। वो पानी वाला उदाहरण यहाँ शायद बहुत सही बैठता है। अध्याय 22 में जैसे कहा है, झुको और जीत जाओ, मुड़ो और सीधे रहो। हाँ, पानी का उदाहरण एकदम सटीक है। पानी कभी चट्टान से वो सीधी टक्कर नहीं लेता, वो रास्ता बदल लेता है ना। हाँ, उसके चारों ओर से बह जाता है और धीरे धीरे लगातार बहते हुए वो चट्टान को भी मिटा देता है, हाँ, काट देता है। ये ताकत दिखाने का कितना अलग नजरिया है। मतलब जबरदस्ती नहीं, लचीलापन। बिल्कुल, ये होशियारी भरा लचीलापन है, निष्क्रियता नहीं। और लाओ त्सो इसी की तुलना करते हैं वो जबरदस्ती की जाने वाली कोशिशों से। हाँ, वो जो अप्राकृतिक महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं। सही। अध्याय 24 तो साफ साफ कहता है, जो पंजों के बल खड़ा होता है वो स्थिर नहीं रहता, जो लंबे डग भरता है वो गति बनाए नहीं रख सकता। मतलब साफ है, नतीजे के पीछे भागने से वो स्थिरता नहीं मिलती, बल्कि शायद हम और तनाव में आ जाते हैं, टूटने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसके ठीक उलट जो काम सहजता से होता है वू वे से, उसमें एक विनम्रता झलकती है। जैसे अध्याय 2 में ऋषि के बारे में कहा गया है कि वो बिना किसी उम्मीद के काम करते हैं और काम पूरा होने पर उसे भूल जाते हैं। कमाल है। इसलिए उसका असर हमेशा बना रहता है। आज की दुनिया से तो बिल्कुल अलग सोचिए। हाँ, जहाँ हर चीज का क्रेडिट लेना, डिंडोरा पीटना जरूरी समझा जाता है। लेकिन ये सिर्फ पुरानी दार्शनिक बातें नहीं है। वू वे आज भी बहुत काम का है। कैसे? जैसे कि नेतृत्व में, लीडरशिप में। हाँ, सोचिए, एक वो वे वाला लीडर वो नहीं जो हर चीज कंट्रोल करे, हुक्म चलाए। नहीं, वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग खुद ब खुद अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। मतलब टीम पर भरोसा करना। बिल्कुल, उन्हें स्पेस देना। जैसे अध्याय 28 में वो अनगढ़ा ब्लॉक का जिक्र है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। वो जानता है कि असली ताकत थोपने में नहीं, सहज मार्गदर्शन में है। लेकिन क्या इससे वो लीडर कमजोर नहीं लगेगा? आजकल तो तुरंत नतीजों का दबाव रहता है। ये एक आम शंका है, पर वो वे कमजोरी नहीं, गहरी समझदारी है। ये जानना कि कब दखल देना है और कब चीजों को अपने आप होने देना है, यही बात रचनात्मकता पर भी लागू होती है। अच्छा, क्रिएटिविटी पर कैसे? देखिए, जब कोई कलाकार या लेखक बहुत जोर लगाता है, कुछ महान बनाने की कोशिश करता है, तो अक्सर ब्लॉक हो जाता है ना? हाँ। असली रचनात्मकता तो तब बहती है जब वो अहंकार पीछे हट जाता है, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। हाँ, फ्लो स्टेट। अध्याय 27 कहता है, एक अच्छा कलाकार अपनी अंतरात्मा को रास्ता दिखाने देता है, वो बस माध्यम बन जाता है। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये लगातार भाग-दौड़, तनाव, इसमें वू वे कैसे मदद कर सकता है? रोजमर्रा की जिंदगी में वू वे का मतलब है चुनौतियों का सामना वो जिद या टकराव से नहीं, बल्कि अनुकूलनशीलता से करना। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी से कोई मुश्किल बात करनी है, तो अपनी बात मनवाने पर अड़े रहने के बजाय पहले ध्यान से सुनना, समझना और फिर उस पल के हिसाब से सहजता से जवाब देना। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। हाँ, कुछ वैसा ही। या अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो निराश होकर लड़ने भिड़ने के बजाय उसे एक शायद नए रास्ते का मौका समझना। अध्याय 29 याद दिलाता है, दुनिया एक पवित्र बर्तन की तरह है, इसे छेड़छाड़ करके सुधारा नहीं जा सकता। मतलब कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना। हाँ, जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं तो जिंदगी ज्यादा सुकून भरी, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि वू वे का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया के कुदरती ताल के साथ मिलकर बिना जबरदस्ती किए एक तरह से ज्यादा शक्तिशाली और शांतिपूर्ण ढंग से काम करना है। ये वाकई उस सोच से बहुत अलग है जहां ताकत का मतलब हमेशा टकराव और बल प्रयोग ही माना जाता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं,
ये प्राचीन ग्रंथ हमें बता रहा है कि जबरदस्ती की कोशिश छोड़ने से ही असली, टिकाऊ और प्रामाणिक कामयाबी मिलती है। तो क्या हो अगर कोई आज अपनी जिंदगी के किसी एक मुश्किल पहलू में जानबूझकर जोर लगाने की आदत छोड़कर इस सहज बहाव के साथ चलने की कोशिश करे? नतीजा क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। आज हम लाओ त्ज़ू के ताओ ते चिंग में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं और सवाल ये है कि ताओ के हिसाब से एक महान नेता, एक अच्छा लीडर आखिर होता कौन है? हाँ। ये कोई टिपिकल मैनेजमेंट गाइड जैसी चीज नहीं है। ये तो एक दर्शन है, एक फिलॉसफी। बिल्कुल। तो आज हम समझेंगे कि कैसे विनम्रता, स्थिरता और सेवा भाव से एक ऐसा नेतृत्व उभरता है जो आप कह सकते हैं हावी हुए बिना असर डालता है, सही कहा। बिना चिल्लाए रास्ता दिखाता है और बिना किसी ईगो के, अहंकार के शासन करता है। बिल्कुल। और ताओ ते चिंग का नजरिया है भी बहुत अलग, खासकर अगर हम वेस्टर्न कमांड और कंट्रोल वाले मॉडल से तुलना करें तो। हाँ। यहाँ जोर करने पर उतना नहीं है जितना होने पर है। होने पर मतलब आदेश देने पर नहीं, बल्कि पोषण करने पर, नर्चर करने पर। यहाँ लीडरशिप को प्रकृति जैसा माना गया है, पानी की तरह। अच्छा। पानी की तरह लचीला, धैर्यवान। हाँ, और शांत, लेकिन जिसमें गहरी दृढ़ शक्ति हो। तो ये नेता कोई दहाड़ते शेर जैसा नहीं हुआ, बल्कि एक जीवन देने वाली नदी जैसा। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। इसमें एक मुख्य विचार है आत्मविजय का, सेल्फ मास्टरी। कहा भी गया है दूसरों को जानना तो बुद्धिमानी है, पर खुद को जानना ही असली ज्ञान है। दूसरों पर काबू पाना ताकत हो सकती है, पर खुद पर काबू पाना ही सच्ची शक्ति है। इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि असली फोकस अंदर की तरफ है, अपने ऊपर। देखिए, एक पारंपरिक मैनेजर शायद बाहरी चीजों पर ध्यान देगा, जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, टारगेट्स वगैरह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ताओवादी सोच वाला लीडर वो अपने इमोशनल बैलेंस पर काम करेगा, अपने अंदर के पूर्वाग्रह जो बायस होते हैं उन्हें समझेगा और दबाव में कैसे शांत रहना है इस पर ध्यान देगा। ठीक है। तो सच्ची शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता में है। सुनने में तो ये बहुत गहरा लगता है, पर क्या असल दुनिया में, जहां नतीजे, रिजल्ट्स इतने मायने रखते हैं, सिर्फ अपने अंदर देखना काफी है? आती है वो आपको अहंकार और डर से मुक्त करती है और तब आप ज्यादा सटीक, ज्यादा असरदार फैसले ले पाते हैं। अच्छा। और अंत में यही फैसले बेहतर नतीजों की ओर ले जाते हैं। और शायद इसी शांति से, इसी समझ से संघर्ष से बचने का विचार भी जुड़ा है। ताओ ते चिंग में कहीं है कि हथियार डर के साधन है, समझदारी के नहीं। हाँ, अध्याय 31 में। ये दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि टकराव, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा कहीं ना कहीं एक गहरी विफलता का संकेत है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। सुनने में विफलता, समझने में, या शायद सामंजस्य, हार्मनी बनाने में विफलता। ताओवादी नेता अधिकार का इस्तेमाल अगर करना भी पड़े तो वो आखिरी उपाय की तरह करता है, मजबूरी में, अफसोस के साथ, गर्व के साथ नहीं। लक्ष्य किसी बहस को जीतना नहीं होता, बल्कि जो असहमति है, जो डिसएग्रीमेंट है, उसकी जड़ को समझकर सद्भाव वापस लाना होता है। और इसी से एक और विचार जुड़ा है, सादगी का, बिना तराशा हुआ ब्लॉक जैसा। हाँ, सुना इसके बारे में। बहुत ज्यादा नियम कानून प्रक्रियाएं बनाने से बचकर नेता एक ऐसा माहौल बनाता है जहां रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खुद पनप सके। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम विनम्रता, ह्यूमिलिटी को एक ताकत के रूप में देखते हैं। एक जगह कहा गया है, नरम और कमजोर, कठोर और मजबूत पर काबू पा लेते हैं। ये कैसे काम करता है? क्या ये पानी की तरह झुकने वाली बात है? बिल्कुल। ये कोई पैसिव कमजोरी नहीं है कि बस हार मान ली। नहीं, ये एक सक्रिय, स्ट्रेटेजिक चॉइस है चीजों को ग्रहण करने की, लचीला बने रहने की। अच्छा। मतलब जब कोई कठोर विरोध सामने आए तो उससे सीधे टकराने के बजाय ऐसा नेता झुकता है, सुनता है और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेता है, अडॉप्ट करता है। इससे एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल भी बनता है। वो कैसे? जब लीडर खुद ये मानता है कि भाई मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं, तो टीम के बाकी लोग भी अपनी बात रखने में ज्यादा सहज, ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे अध्याय 39 में कहा है, कीमती जेड की तरह नाजुक और भंगुर होने के बजाय एक आम पत्थर की तरह ठोस और स्थिर बनो। तो ये जो लचीलापन है और दूसरों को जगह देना, क्या यही वो वू वे या सहज कर्म का सिद्धांत है, बिना कोशिश किए काम होना? हाँ, काफी हद तक।
वू वे का मतलब आलस्य या कुछ न करना नहीं है। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार। सही का। इसका मतलब है बिना जोर जबरदस्ती के, बिना हस्तक्षेप के चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देना, सही समय पर सही काम करना, लेकिन सहजता से। ये एक फैसिलिटेटर, एक सहायक बनने जैसा है। मतलब जब सफलता मिलती है तो नेता पीछे हट जाता है, वो क्रेडिट खुद नहीं लेता। इससे टीम सशक्त महसूस करती है, एम्पावर्ड फील करती है। अध्याय 37 में एक बात है, अगर मैं स्थिर रहूं, शांत रहूं, तो लोग खुद ही सही रास्ते पर आ जाएंगे। वाह, ये भरोसे का, ट्रस्ट का शायद सबसे ऊंचा स्तर है। आप दिशा दिखाओ, विजन दो और फिर अपनी टीम की समझदारी पे भरोसा करो। और इसका मतलब अहंकार के बिना, ईगो के बिना प्रभाव डालना भी है। जैसे अध्याय 38 में है कि सबसे ऊंचा गुण वो है जो बिना मैं की भावना के काम करता है। हाँ, क्योंकि सच्चा प्रभाव, असली इन्फ्लुएंस अधिकार जताने से, अथॉरिटी दिखाने से नहीं आता। वो प्रामाणिकता से आता है, ऑथेंटिसिटी से। ये बिना किसी स्वार्थ के संगठन या टीम के लिए जो सबसे अच्छा है वो निर्णय लेना है। जैसा ताओ में एक और जगह अध्याय 7 की भावना है कि पीछे रहकर ही नेता आगे रहता है। जब आप अहंकार से मुक्त होते हैं तो आपका नजरिया ज्यादा व्यापक, ज्यादा बड़ा हो जाता है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये हजारों साल पुराने विचार आज की इतनी तेज रफ्तार कॉम्पिटिटिव दुनिया में भी मायने रखते हैं? क्या आज के जो मॉडर्न लीडरशिप सिद्धांत है उनमें इनकी कोई झलक दिखती है? हाँ, बिल्कुल दिखती है। और शायद आज इनकी जरूरत पहले से ज्यादा है। देखिए, आज की दुनिया बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, और जो पुराना कमांड एंड कंट्रोल वाला तरीका है उसकी सीमाएं अब साफ दिख रही हैं। इसीलिए ये प्राचीन विचार इतने प्रासंगिक हो गए हैं। जैसे सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो टीम की जरूरतों पर फोकस करता है। बिल्कुल। हाँ। वो ताओ के पोषण करने वाले, नर्चर करने वाले विचार जैसा ही है। फिर ऑथेंटिक लीडरशिप है जो आत्म जागरूकता और मूल्यों पर जोर देता है। ये तो सीधे स्वयं को जानने वाली बात से जुड़ गया। एकदम। यहाँ तक कि जो आजकल एजाइल लीडरशिप की बात होती है, टीमों को सशक्त बनाना, अनिश्चितता को स्वीकारना, ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं ताओवादी सोच से मेल खाते हैं। ये सब उस स्थिरता और लचीलेपन की तलाश के ही जवाब हैं जिसकी आज हमें जरूरत है। तो अगर हम सार निकालें, बिल्कुल, तो ताओवादी नेतृत्व बल और अहंकार की जगह आंतरिक ज्ञान, विनम्रता और दूसरों को सुविधा देने, फैसिलिटेट करने को प्राथमिकता देता है। हाँ, ये सिर्फ आदेश देने के बारे में नहीं है, बल्कि सफलता के लिए सही माहौल, सही परिस्थितियां बनाने के बारे में है। बिल्कुल सही। ये आज की इस उथल-पुथल भरी दुनिया में नेतृत्व का एक ज्यादा स्थायी, टिकाऊ, लचीला और शायद ज्यादा मानवीय तरीका सुझाता है। शायद कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय झुकने, ढलने और सशक्त बनाने वाले नेता की जो शांत ताकत है, वही सबसे ज्यादा प्रभावी है। यहाँ एक विचार है सोचने के लिए हम सबके लिए। अगर सच्ची शक्ति दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने से आती है, तो इस हफ्ते अपनी आत्म जागरूकता का वो कौन सा एक छोटा सा पहलू हो सकता है जिस पर ध्यान देकर कोई भी थोड़ा और प्रभावी, थोड़ा और ताओवादी शैली का लीडर बन सकता है। आज हम लाओ त्सु के ताओ ते चिंग को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अध्याय 41 से 50। हाँ, आज की दुनिया में तो हर तरफ बस शोर है, भाग दौड़ है, सबको दिखना है, लेकिन ताओ बिल्कुल मतलब उल्टी बात करता है। बिल्कुल। कि असली ताकत शायद शांति में है, स्थिरता में, यहाँ तक कि खालीपन में। सही कहा। ये आज की सोच से एकदम अलग है ना। हाँ, वही तो देखते हैं कि ये मौन में शक्ति, खासकर लीडरशिप के लिए, ये कैसे काम करती है। जरूर। ताओ ते चिंग हमें यही सिखाता है कि जिसे हम कई बार खालीपन समझते हैं या सोचते हैं ये तो निष्क्रियता है, बेकार है, हाँ, वही असल में संभावनाओं से भरा है। असर का असली स्रोत वही है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो एक तरीका है, मतलब दुनिया में ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा प्रभावी ढंग से जीने का। और नेतृत्व करने का भी, बिना हावी हुए, बिना जोर जबरदस्ती के नेतृत्व करने की कला, मिट्टी में नहीं बल्कि उसके अंदर के खालीपन में है। तो आप कह रहे हैं कि लीडरशिप में भी असर डालने के लिए कुछ करने से ज्यादा जरूरी है जगह बनाना, एक तरह का खालीपन पैदा करना। आपने एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल यहीं पर वो वू वे का सिद्धांत आता है। वू वे मतलब अकर्मण्यता। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, आलस करो, नहीं। अच्छा। इसका मतलब है सहज कर्म, बिना किसी तनाव के, बिना जोर लगाए, जैसे नदी बहती है ना, बस वैसे ही। अध्याय 48 में कहा भी है कि ताओ के रास्ते पर चलने वाला रोज कुछ कम करता जाता है। कम करता है।
कम करता है तब तक जब तक वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो कुछ नहीं करता, और तब कुछ भी अनकिया नहीं रहता। वाह, ये तो सुनने में बड़ा गहरा है। ये असल में अहंकार और जो बेवजह की भागदौड़ है ना, उसको छोड़ने की कला है, और अच्छे नेतृत्व के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये हुआ कम करके ज्यादा पाना। लेकिन ये लीडरशिप में प्रैक्टिकली कैसे दिखता है? कोई ऐसे कमजोरी नहीं समझेगा? आज के जमाने में तो सब। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कमजोरी नहीं, ये सूक्ष्म प्रभाव की ताकत है। सूक्ष्म प्रभाव? हाँ, सोचिए, अध्याय 43 कहता है कि सबसे कोमल चीज सबसे कठोर चीज पर काबू पा लेती है। जैसे पानी? बिल्कुल, जैसे पानी धीरे धीरे चट्टान को काट देता है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो बस बहता रहता है। तो नेतृत्व भी ऐसा ही है, जबरदस्ती से, दिखावे से नहीं, बल्कि विनम्रता से, शांति से, सेवा भाव से। ये ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये अंदर की स्थिरता और वो खालीपन जिसकी बात आप कर रहे थे। हाँ वही, अध्याय 45 में है ना, महान परिपूर्णता शून्य प्रतीत होती है। वो जो अंदर का खालीपन है, जो शांति है, वही असली ताकत का स्रोत है, जो बिना शोर मचाए रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। लीडरशिप का मतलब हावी होना नहीं है, इसका मतलब है दूसरों को मजबूत बनाना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए जगह देना। तो ये हुआ नेतृत्व न करके नेतृत्व करना। हाँ, एक तरह से यही। तो ताओ ते चिंग का सार ये निकलता है कि असली असर, असली सफलता वो कंट्रोल करने या जबरदस्ती करने से नहीं आती, बल्कि स्थिरता से, विनम्रता से, अहंकार को छोड़कर और सहजता से काम करने से आती है। मतलब वू वेई से। बिल्कुल सही। ये तो आज की जो इतनी भागदौड़ वाली अराजक दुनिया है, उसके लिए एक बहुत बहुत जरूरी सबक लगता है, खासकर उनके लिए जो नेतृत्व की भूमिका में है। निश्चित रूप से, शक्ति उस खालीपन में है, वो जगह जो विनम्रता और शांत आत्मविश्वास से बनती है। वो नेता शायद सामने ना दिखे, स्टेज पे ना हो, पर उसका असर बहुत गहरा होता है। सही बात है। तो एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अपने जीवन में, अपनी चुनौतियों में, या जहां भी हमारा प्रभाव है, वहां इस खालीपन या स्थिरता को अपनाने से क्या फर्क पड़ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। नेतृत्व के अपने तरीके में इस अकर्मण्यता या वू वेई को थोड़ी जगह देने से क्या बदल सकता है। लाओ त्सू के ताओ ते चिंग में एक बहुत दिलचस्प बात है कि दूसरों को जानना वो तो बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना वो सच्चा ज्ञान है। आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत गहरा विचार है। तो आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि आंतरिक संतुलन और वो शांत आत्मजागरूकता और खुद पर महारत, इसका लाओ त्सू के हिसाब से क्या मतलब है। ये एक तरह से अंदर जाने की यात्रा है ना? अपनी शांत शक्ति को ढूंढना। बिल्कुल। लाओ त्सू का जोर बाहरी चीजों पर, मतलब दुनियावी भागदौड़ पर उतना नहीं है जितना अपने अंदर झांकने पर है, अपनी असली सहज प्रकृति को पहचानने पर। इसका मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि अपने सबसे मौलिक रूप को पाना है। तो ये जो खुद को समझना है, इसका असल मतलब क्या है? अध्याय 51 में ताओ और ते की बात है, मार्ग और आंतरिक शक्ति। ये आंतरिक शक्ति, क्या ये हमें बनानी पड़ती है या ये पहले से होती है? कुछ करना। और इसी से जुड़ा है अध्याय 52, जो स्रोत या माँ मतलब ताओ, उसकी तरफ लौटने को कहता है। दुनिया से जुड़ना तो ठीक है, जरूरी है, पर असली समझ और सुरक्षा वो अंदर देखने से ही मिलेगी। अच्छा, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, डिजिटल डिटॉक्स करो या ध्यान लगाओ बाहरी शोर कम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये मन की जो बकबक चलती रहती है ना, और बाहर की जो चीजें हमें खींचती हैं, उनको शांत करने का एक तरीका है, ताकि हम अपने अंदरूनी स्रोत से जुड़ सकें। अध्याय 55 में एक और कमाल की तुलना है कि जिसमें ते भरा हो, वो व्यक्ति नवजात शिशु जैसा है, कोमल पर पकड़ मजबूत, इच्छा और डर से परे। इसे पू या बिना तराशा हुआ खंड का है। ये तो गजब है। मतलब जैसे समाज हमें तराशता है और आत्मज्ञान उस पहले वाले अनगढ़ रूप को खोजना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये पू जैसे लकड़ी का वो टुकड़ा है जिसमें कुछ भी बन सकता है, कुर्सी, मेज, कुछ भी। समाज हमें भूमिकाएं देता है, पर आत्मज्ञान उस मूल अनगढ़ क्षमता को फिर से महसूस करना है। ये एक तरह से समाज ने जो परतें चढ़ाई हैं, उन्हें उतारने जैसा है। लेकिन अध्याय 56 फिर कहता है,
जो जानते हैं वे बोलते नहीं और जो बोलते हैं वे जानते नहीं, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? खासकर आज के जमाने में जहां हर कोई बोल रहा है ज्ञान बांटना जरूरी नहीं। ये विरोधाभास गहरा है। शायद ये उस अनुभव वाले ज्ञान की बात कर रहा है जो शब्दों में पूरी तरह समाता नहीं। वो समझ जो अंदर की शांति से, अनुभव से आती है, जिसे सिर्फ बोलकर शायद पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। अच्छा, तो अगर सच्चा ज्ञान इतना अंदरूनी और शांत है, तो फिर बाहरी दुनिया में असर कैसे डालें, शक्ति कैसे दिखाएं? यहीं पर वो ही आता है ना? सहज कर्म। हाँ, वो वे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कुछ मत करो या आलसी हो जाओ। ये ऐसा काम है जो बिना जोर लगाए सहजता से होता है, चीजों के प्राकृतिक बहाव के साथ। अध्याय 57 में शासन का उदाहरण है। जितने ज्यादा नियम उतनी गड़बड़। जो ऋषि शासक है वो वू वे से शासन करता है, मतलब कम से कम दखलंदाजी, चीजों को अपने आप होने देता है। हाँ, जैसे कोई अच्छा लीडर होता है, हर छोटी बात में नहीं पड़ता, बस दिशा दिखाता है और भरोसा करता है। उसका असर अपने आप लगता है, थोपा हुआ नहीं। बिल्कुल, ये वू वेई के काफी करीब है। व्यक्तिगत स्तर पर भी यही है। आपका प्रभाव कंट्रोल करने की कोशिश से नहीं आता, बल्कि आपकी अपनी अंदरूनी शांति और स्थिरता से आता है। और वो अध्याय 60 वाली मिसाल, छोटी मछली पकाने वाली। बड़े राज्य पर शासन करना छोटी मछली पकाने जैसा है। ज्यादा हिलाओ डुलाओ तो टूट जाएगी। आज के माइक्रो मैनेजमेंट के दौर में तो ये बिल्कुल अलग सोच है। मतलब जीवन में भी कभी-कभी हल्का हाथ और धीरज ज्यादा काम करता है। निश्चित रूप से। और देखिए, ये विचार आज भी कितने काम के हैं। ये जो बिना तराशा हुआ खंड है, ये माइंडफुलनेस या सचेतनता से कितना मिलता है। वर्तमान पल पर ध्यान देना, बिना जज किए, विचारों को बस देखना, उनमें उलझना नहीं, अपनी मूल जागरूकता में लौटना। और पानी का रूपक, वो तो बहुत शक्तिशाली है। पानी कितना नरम है, लचीला है, फिर भी देखो सबसे कठोर चट्टान को काट देता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक बेहतरीन मॉडल लगता है। एकदम सही। पानी की तरह ढलना, मतलब अनुकूलनशीलता, विनम्रता। पानी हमेशा नीचे की जगह ढूंढता है, जो ताओवाद में शक्ति का प्रतीक है। और दृढ़ता, लगातार बहकर चट्टान को काटना, ये सारे गुण भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के हैं। एक और रूपक है घाटी की आत्मा का, जो शांति और ग्रहणशीलता सिखाता है। मतलब एकदम से रिएक्ट करने के बजाय अंदर एक शांत जगह बनाना, जहां से सोच समझकर जवाब दिया जा सके। वो खुद को जानने में है, अंदरूनी संतुलन में है, और वू वेई यानी सहजता से काम करने में है। हाँ, और जरूरी बात यह है कि ये बाहरी दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि अपनी असली प्रकृति से जुड़कर बाहरी दुनिया में और बेहतर तरीके से जीना है, शांति और संतुलन के साथ। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर आत्मज्ञान कुछ हद तक समाज की सिखाई चीजों को भूलना या उनसे ऊपर उठना है, तो आज हम सचेत रूप से ऐसा क्या भूलना शुरू कर सकते हैं जिससे हम अपनी सहज मौलिक प्रकृति के थोड़ा और करीब आ सकें? लाओ त्सू की ताओ ते चिंग में एक बड़ी दिलचस्प, हैरान करने वाली बात है ना? हाँ, कौन सी? यही कि कोमलता में, मतलब नरमी में, कठोरता से ज्यादा ताकत होती है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है पहली बार में, लेकिन ये ताओ ते चिंग के सबसे गहरे विचारों में से एक है। सही। तो ये कैसे काम करता है? मतलब कैसे कोई नरम चीज किसी सख्त चीज से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? देखिए, लाओ त्सू हमें ताकत की हमारी जो आम समझ है ना, बल, जोर, जबरदस्ती, उससे परे देखने को कहते हैं। अच्छा। उनके लिए असली ताकत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो ढल जाती है, जो ग्रहण कर लेती है। मतलब अनुकूलनशीलता और ग्रहणशीलता में, कठोरता में नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। लाओ त्सू ने इसे कैसे समझाया है? अध्याय 61 से 70 में शायद इसी पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। इन अध्यायों में वो बार बार नरमी, झुकने और आप कह सकते हैं ढल जाने की क्षमता की बात करते हैं। और वो पानी का उदाहरण, वो तो बहुत आता है ना? जी हाँ, पानी का रूपक केंद्रीय है। पानी कितना नर्म है ना? लेकिन उसकी ताकत सोचिए जरा, कितनी जबरदस्त। हाँ, वो तो है। अध्याय 66 में एक सवाल है, नदियां और समुद्र 100 घाटियों के राजा कैसे बन गए? कैसे? नीचे रहने में अच्छा होने से। पानी वो कोई जोर नहीं लगाता, वो हमेशा सबसे निचला, सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। और इसी विनम्रता से
नीचे बहने से वो इतनी विशाल शक्ति जमा कर लेता है। वाह, मतलब विनम्रता और नीचे रहना ये ताकत का स्रोत है, पर ये नेतृत्व या शासन वगैरह पर कैसे लागू होता है? ये तो उल्टा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल उल्टा लगता है हमारी पारंपरिक सोच से। लेकिन अध्याय 61 कहता है कि एक महान राज्य वो एक निचले मुहाने जैसा होता है। निचले मुहाने जैसा मतलब वो ग्रहणशील होता है, विनम्र, शांत, और इसी वजह से वो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। इसे स्त्री सिद्धांत भी कहा गया है। स्त्री सिद्धांत, इंटरेस्टिंग। हाँ, यानी आक्रामकता पर शांति से विजय पाना। शांति अपने आप में एक शक्ति है, वो आपको ठहराव देती है, सोचने का मौका देती है। तो फिर जो जोर जबरदस्ती वाली ताकत है वो टिकाऊ क्यों नहीं है लाओ त्सू के हिसाब से? क्योंकि देखिए, जोर हमेशा प्रतिरोध पैदा करता है। आप किसी चीज पर जितना जोर लगाएंगे वो उतना ही विरोध करेगी या फिर टूट जाएगी। जो चीज सख्त है, अकड़ी हुई है, वो भंगुर होती है। ताओवादी संत वू वेई को समझते हैं। वू वेई मतलब अकर्मण्यता, लेकिन इसका मतलब आलस नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है सहज क्रिया, बिना जोर लगाए, बिना तनाव के, जो प्राकृतिक प्रवाह के साथ हो। जैसे पानी, वो लगातार बहकर चट्टान को धीरे धीरे घिस देता है। हाँ, इसे एक झटके से नहीं। बिल्कुल, निरंतरता से, नरमी से। या जैसे आंधी में बांस का पेड़, वो झुक जाता है और बच जाता है, जबकि मजबूत अकड़ा हुआ पेड़ शायद उखड़ जाए। सही, बिल्कुल, वो विरोध करता है और टूट जाता है। ये वाली बात अध्याय 69 में है, जहां झुकने को एक तरह की सैन्य रणनीति बताया गया है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उसमें कहा है, मैं मेजबान बनने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि मेहमान बनना पसंद करता हूँ। मेजबान नहीं, मेहमान। हाँ, और आगे, मैं 1 इंच आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि 1 फुट पीछे हटना पसंद करता हूँ। पीछे हटना, ये हाँ। तो कमजोरी लगती है। लगती है, लेकिन है नहीं। ये असल में सामरिक लचीलेपन का शिखर है। मेहमान बनकर, यानी सामने वाले की चाल का इंतजार करके आप प्रतिक्रिया करते हैं, आप स्थिति के अनुसार ढलते हैं। अच्छा, तो आप दुश्मन को पहले चलने देते हैं। हाँ, आप उसे अपनी ऊर्जा खर्च करने देते हैं, उसे असंतुलित होने देते हैं। और ये जो पीछे हटना है, ये कायरता नहीं, बल्कि अपनी ताकत को सही निर्णायक पल के लिए बचा कर रखना है। वाह, ये उसी बात का प्रतीक है कि दुनिया की सबसे नरम चीज वो दुनिया की सबसे कठोर चीज पर काबू पा सकती है। झुकना भी आगे बढ़ने का एक तरीका है। तो मतलब लाओ त्सू असल में ताकत की पूरी परिभाषा ही बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली टिकने वाली ताकत वो नहीं जो अकड़ी हुई है, कठोर है, बल्कि वो है जो लचीली है। हाँ, जो नरम है, जो ढल सकती है। एकदम सही कहा आपने। असली ताकत धीरज में है, सौम्यता में है, और बदलते हालात के साथ खुद को बदल लेने की क्षमता में है। जैसे पानी धीरे धीरे चट्टान को तराश देता है, वैसे ही जो व्यक्ति या समाज नरमी को, विनम्रता को, लचीलेपन को अपनाता है, वो किसी भी मुश्किल, किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ये एक शांत, स्थिर शक्ति है। ये टूटती नहीं, बल्कि समा लेती है। हाँ, समा लेती है, ढल जाती है, और अंत में जीत उसी की होती है। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। श्रोताओं के लिए भी सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या हमारी अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में, हमारे रिश्तों में या काम की जगह पर ऐसी कोई स्थितियां हैं जहां हमें लगता है कि जोर या सख्ती दिखानी चाहिए, पर शायद कोमलता और लचीलेपन वाला नजरिया ज्यादा कारगर हो सकता है, भले ही वो पहली नजर में उल्टा क्यों ना लगे? इस पे सोचिएगा जरूर। तो आज हम लाओ त्सू की ताओ ते चिंग के बिल्कुल आखिरी हिस्सों पे बात कर रहे हैं, है ना? जी हाँ, वो आखिरी 11 अध्याय, जी हाँ, अध्याय 71 से लेकर 81 तक, और ये सब जैसे एक मंजिल की तरफ ले जाते हैं, ताओ के साथ एक हो जाना। ताओ के साथ एक हो जाना सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका मतलब क्या है असल में? अस्तित्व के प्रवाह के साथ बहना। बिल्कुल। और ये अध्याय बताते हैं कि सच्ची समझ, वो जो असली प्रज्ञा है, वो अहंकार को छोड़ने में, समर्पण करने में और सादगी में मिलती है। तो ये जो अंतिम पड़ाव है, ये 3 खास रास्तों से जुड़ा है: समर्पण, अनासक्ति और अहंकार का घुल जाना। हाँ, बिल्कुल। ये तीनों मिलकर हमें उस स्रोत तक, उस मूल तक वापस ले जाते हैं। ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से, मतलब लयबद्ध हो जाना। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये कुछ पाना या बनना नहीं है। ये तो सब छोड़ देने जैसा है।
एक तरह का विरोधाभास। सही कहा, यह पाने की नहीं जाने देने की प्रक्रिया है। तो समर्पण से शुरू करें। हाँ, करते हैं। स्रोत कहते हैं कि कोमलता में, मतलब नरमी में, जबरदस्त शक्ति होती है। अध्याय 76 और 78 शायद इसी पर हैं। जी, पानी का उदाहरण सोचिए ना। दुनिया में पानी से ज्यादा नरम और क्या होगा। सही बात है। पर वही पानी कठोर से कठोर चट्टान को भी धीरे धीरे काट देता है, घोल देता है। लचीलापन, जीवित चीजें लचीली होती हैं ना, मरने के बाद ही अकड़न आती है। लेकिन ये समर्पण, क्या ये दुनिया में थोड़ा मतलब अव्यवहारिक सा नहीं लगता? जहां शायद लोग सोचते हैं कि ताकत दिखानी चाहिए, मुखर होना चाहिए। ये एक आम गलतफहमी है। ये हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। ये तो जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं उनके प्रति एक बहुत ही सक्रिय और समझदारी भरी प्रतिक्रिया है। सक्रिय प्रतिक्रिया कैसे? मतलब बाधाओं से सीधे भिड़ने के बजाय उनके आसपास से रास्ता निकालना, जैसे पानी करता है। इसमें धीरज चाहिए और ये समझ कि लगातार बहने वाला पानी भी अंत में चट्टान को आकार दे ही देता है। ना कि हमें सब नहीं पता, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, क्योंकि हमारा अहंकार जो है वो हमेशा निश्चित होना चाहता है। उसे सब कुछ जानना है, नियंत्रण रखना है। तो ना जानना स्वीकार करना असल में उस अहंकार की पकड़ को ढीला करना है। ये मानना है कि हमारा तार्किक दिमाग सब कुछ नहीं समझ सकता और एक गहरी सहज समझ के लिए जगह बनाना है। ठीक है, तो समर्पण के बाद अगला कदम है अनासक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? परिणामों से, नाम कमाने से, चीजों से मोह छोड़ना। बिल्कुल। अध्याय 77 कहता है ना कि ऋषि अपना काम पूरा करते हैं पर उस पर अपना हक नहीं जताते। मतलब क्रेडिट नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल। वे नतीजों की या कोई तारीफ करेगा या नहीं, इसकी चिंता किए बिना बस अपना काम करते हैं। इससे क्या होता है कि कर्म बोझ नहीं रहता, एक खेल जैसा बन जाता है, हल्कापन आ जाता है। और वो चीजें जमा करने वाली बात अध्याय 81 कहता है, ऋषि संग्रह नहीं करते, बल्कि जितना दूसरों के लिए करते हैं उतना ही उनके पास होता है। ये तो आजकल की दुनिया से बिल्कुल ही उल्टा है। हाँ, ये आजकल की सोच से बहुत अलग है। ताओ ते चिंग यहाँ एक पूरी तरह अलग अर्थव्यवस्था बता रहा है। वो कह रहा है कि असली दौलत जोड़ने या जमा करने में नहीं, बल्कि बहाव में है, देने में है। बहाव में। जी। जमाखोरी तो एक तरह का ठहराव है, ब्लॉकेज है। जब आप उदारता से देते हैं तो आप खुद ताओ की जो प्रचुरता है उसके लिए खुला चैनल बन जाते हैं। दिलचस्प। तो ये दोनों रास्ते, समर्पण और अनासक्ति, ये हमें अहंकार के विसर्जन की तरफ ले जाते हैं। वो अहंकार जिसे ताओवाद कहता है कि ये बस एक बनाया हुआ स्वय है जो खुद को दुनिया से अलग समझता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। और ताओ के साथ एक होने के लिए इस अलगाव के भ्रम को, इस एहसास को कि मैं अलग हूं, इसे मिटाना होता है। पर ये खुद को मिटाना तो नहीं है ना? मैंने खुद को मिटाना नहीं, बल्कि एक गहराई से महसूस करना है कि वो जो सीमित मैं था वो बस एक सोच थी, एक मानसिक रचना। जैसे अध्याय 72 में कहा है, ऋषि खुद को जानते हैं पर उसका दिखावा नहीं करते। अच्छा, शायद इसीलिए अध्याय 81 में ये भी कहा है कि सच्चे शब्द सुंदर नहीं होते और जो अच्छा इंसान है वो बहस नहीं करता। बिल्कुल। बहस कौन करता है? अहंकार। उसे खुद को सही साबित करना होता है, मान्यता चाहिए होती है। हाँ। पर जो ताओ के साथ लय में है, उसे कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसका होना, उसका जीना ही काफी है। वो अपनी सच्चाई को जीते हैं, बताते नहीं फिरते। तो जब ये अहंकार घुलने लगता है, जब ये पकड़ ढीली होती है, तब क्या होता है? क्या वही स्थिति है जिसे वू वेई कहते हैं, वो सहज प्रभावशीलता, बिना जोर लगाए काम होना? हाँ, वो वेई का मतलब यही है, बिना प्रयास के कर्म, सहज क्रिया। ये ऐसा नहीं कि आप कुछ करते नहीं, बल्कि आप चीजों को होने देते हैं, बिना जबरदस्ती किए। ये नियंत्रण की महारत नहीं, बल्कि प्रवाह के साथ बहने की महारत है। और ये महारत दिखती कैसे? ये सादगी में दिखती है। जैसे अध्याय 80 में है ना, वो अंदरूनी संतोष, जीवन की बहुत ही बुनियादी चीजों में गहरी खुशी मिलना। और ये बिना हक जताए काम करने में भी दिखती है। जैसे अध्याय 77 में ऋषि स्वर्ग के नियम के अनुसार काम करते हैं, बिना श्रेय लिए, बिना नियंत्रण किए, बस देते जाते हैं। तो अंत में ये सब कुछ, समर्पण, अनासक्ति, अहंकार का घुलना, ये सब हमें ताओ के साथ एक होने की तरफ ले जाता है, उस स्रोत की ओर वापसी। जी बिल्कुल।
ये इस अहंकार से भरी जटिल दुनिया से वापस उस शांत एकीकृत मूल की ओर लौटना है। ब्रह्मांड के साथ वो सहज लय फिर से पा लेना। और ताओ ते चिंग की जो आखिरी पंक्ति है वो इसे कितनी खूबसूरती से समेटती है। ऋषि का मार्ग कर्म करना है, प्रतिस्पर्धा करना नहीं। हाँ, बहुत शक्तिशाली पंक्ति है। तो शायद हम सोचने के लिए ये सवाल छोड़ सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा सवाल है। कैसा होगा वो काम जो बिना किसी अंदरूनी या भारी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी मुकाबले की भावना के, बस सहजता से, जरूरत के हिसाब से होता चला जाए। सोचने वाली बात है।